आइए आज पामा और एक्ने पर थोड़ा चर्चा करेंगे। स्किन डिसीज़ हैं, हालांकि त्वचा विकार बहुत सारे हैं। कुष्ठादि वपुहिति कुष्ठम और 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन है, उसमें क्षुद्र कुष्ठ भी आते हैं और उसके अंतर्गत पामा और विचर्चिका, पामा और विचर्चिका इन्हीं त्वचा रोगों के अंतर्गत ये व्याधियाँ आती हैं। लेकिन सामान्यतः ये बहुत ही अधिक मात्रा में हमको ओपीडी स्तर पर पेशेंट प्राप्त होते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न की गई थी उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर के.एन. गंगवार जी ने डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। आप त्रिफला क्वाथ 100 ग्राम ले लीजिए, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल करके उसको रख दें रात्रि भर, और प्रातःकाल उसी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में उसको धीरे धीरे पकाएं। कल्क बन जाए जब, तब उसका प्रत्येक हफ्ते में एक बार उसका पूरे शिरा प्रदेश में लेप लगा लें और कम से कम 1 घंटे तक धारण किए रहें। उसके बाद गर्म पानी से धो लें। ये प्रत्येक सप्ताह करना है और प्रत्येक दूसरे दिन नीम पत्र ले लें, लगभग 100 ग्राम की मात्रा में, और इसको पानी में 3-4 कप पानी में भिगो के रख दें। प्रातःकाल इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को लगाएं। तमाम जितने प्रकार के इन्फेक्शन हैं, डैंड्रफ हैं, वो निश्चय नष्ट हो जाते हैं। तो प्रत्येक दूसरे दिन लगाएं। प्रत्येक तीसरे दिन शहद लगभग 4 चम्मच और नींबू सुरस 2 चम्मच दोनों मिला लें और इसको प्रत्येक तीसरे दिन सिर में लगाएं। अल्टरनेट, एक दिन ये लगाएं और एक दिन सिर्फ नारियल का तेल ले लें, करीब 4 चम्मच, उसको गरम करें। जब वो गरम हो जाए तब थोड़ा कुनकुना होने पे नींबू सुरस उतना ही मिला दें। यदि 4 चम्मच नारियल तेल लिया है तो 4 चम्मच नींबू सुरस मिला करके इसका शिरा प्रदेश में लेप करें। ये भी बहुत ही अत्यंत लाभकारी चिकित्सा है। इसको आप प्रयोग करेंगे। साथ साथ में आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को और महामंजिष्ठादि क्वाथ 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। ये लगातार ऐसा करेंगे 20-25 दिन तो डैंड्रफ बिल्कुल जाता रहेगा। शैलेश भलाला जी ने पूछा है अनिद्रा का ट्रीटमेंट। तो अनिद्रा का ट्रीटमेंट बताने के पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके कारणों का पता लगाएं। नींद क्यों नहीं आ रही है? यदि मेंटल टेंशन से है, स्ट्रेस है, तो उसको दूर करने का प्रयास योग के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो वो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। इसके अलावा जटामांस आदि क्वाथ, इसका सेवन कराएं। इसमें खुरासनी, अजवाइन, अश्वगंधा और जटामांसी, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर यौकुट कर लें और ये जटामांस आदि क्वाथ है, इसका सेवन आप दिन में 2 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं। साथ ही साथ मस्तिष्क मेध रसायन के जो द्रव्य हैं, शंखपुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलहटी, इनका बारीक चूर्ण कर लें और पानी में मिला करके इसका पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट को शिरा प्रदेश में थोड़ा बाल कटवा लें, छोटे कर लें, शिरा प्रदेश में लेप करें। जैसे इसको बोलते हैं मस्तिष्क। इसको लगाने के बाद 1 घंटे तक धारण किए रहें।
बाद में उसको गर्म पानी से आप धो सकते हैं और फिर ब्राह्मी तैल का लेपन करें शिरा प्रदेश में। साथ ही साथ शिरा तर्पण के और भी तरीके जो हैं, मालिश करना, शिराभ्यंग या पिचु धारण, शिरोधारा, ये प्रक्रियाएं भी रोगी में करना चाहिए। नस्य भी इसमें लाभप्रद है। नस्य के लिए इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल या ब्राह्मी तैल का प्रयोग नस्य के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अहिफे नासो 4 चम्मच दवाई 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें। इससे भी नींद आएगी। और इसके अलावा उनके कारणों का निदानम परिवर्जनम, उन कारणों को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। कोई और तकलीफ़ है, कोई और डिसीज़ है, उसका ट्रीटमेंट भी आपको करना पड़ेगा। राजेंद्र कुंद्रा जी, पोस्ट कोविड वीकनेस। वास्तव में ये प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आजकल कोरोना के पेशेंट आते हैं और उनका ठीक होने की गति अच्छी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा वीकनेस आती है। ऐसे पेशेंट में सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मारुति 60 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। दूसरा लिव 52 आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार दें। अश्वगंधा, शतावरी और मुलैठी, अश्वगंधा, शतावरी और मुलैठी बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच सुबह शाम को इसका सेवन कराएं। इसके अलावा गिलोय घनबटी और तुलसी घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार नित्य प्रतिदिन कराएं, तो पुनः रोग की उत्पत्ति भी नहीं होगी और पेशेंट को ताकत भी आएगी। भूपेंद्र डोगा जी ने प्रीमेच्योर ग्रेइंग के बारे में पूछा है। इसके बारे में बहुत सारे योग कल बताए हैं। उसमें से एक है मस्तिष्क। आंवला आधा किलो ले लीजिए, तक्र में इसको पका लीजिए, कल्क बनाइए और शिरा प्रदेश में लेप करिए। इससे ग्रेइंग ऑफ हेयर निश्चित रूप से ठीक होगा। नस्य के रूप में ब्राह्मी तैल का प्रयोग करें 4-4 बूंद दिन में 2 बार, और मेध रसायन क्वाथ, इसका भी सेवन करें। इसके अलावा भृंगराज और महानील तेल, ये भी लगाने के लिए प्रयोग करें, ये बड़ा उपयोगी है। दूसरा तिल, आंवला और कमल केसर, तिल, आंवला, कमल केसर और मध्यष्टि, इनका लेप लगाएं और चूर्ण का भी सेवन करें। लेप लगाने के लिए बारीक चूर्ण कर लें और फिर इसके बाद पानी के साथ लेप तैयार करके रात्रि में लगा लें या सुबह लगाएं और कम से कम 1 घंटा तक लगा रहे। और इसका चूर्ण भी बड़ा उपयोगी है। आंवला, तिल, कमल केसर और मध्यष्टि बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लेवें। साथ में पौष्टिक आहार, बादाम, अखरोट आदि का सेवन, और जो उष्ण पदार्थ हैं, तली मली चीज़ें हैं, वो आपको नहीं लेना है, ये ध्यान देना है। गुरुप्रीत कौर ढिल्लन जी ने हेयर फॉल पैचेस अर्थात इंद्रलुप्त की चिकित्सा पूछी। कल मैंने विस्तृत से इंद्रलुप्त के बारे में बताया है। इसमें धतूर पत्र का सुरस का लेप लगाएं, 7 दिन लगाएं। गुंजा बीज लेप, गुंजा बीज जो रत्ती बोलते हैं, उसको अच्छा बारीक पीस करके उसका लेप लगाएं इंद्रलुप्त की जगह में। फिर 7 दिन करवीर सुरस, ऐसे क्रमशः 7-7 दिन का प्रयोग 2 बार रिपीट करें, इसमें आराम मिलता है। अमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार। भृंगराज तैल से नस्यकर्म। योगों में सप्तामृत लौह, पुराल पिष्टि और गिलोय सत्व। सप्तामृत प्रपटी 250, सप्तामृत लौह 250, पुराल पिष्टि 250 और गिलोय सत्व 250
मिलीग्राम लेकर के ये एक मात्रा हुई, दिन में 2 बार ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका सेवन करें तो निश्चित रूप से इंद्रलोक में लाभ होगा। बहुत लोग हस्ती दंत भस्म का भी प्रयोग करते हैं, अगर प्राप्त हो जाए तो उसका भी आप शहद में मिला करके उस स्थान में लेप करें। हस्ती दंत भस्म ये बहुत ही पुरानी चिकित्सा है, लेकिन चूँकि प्राप्त नहीं होता है इसकी वजह से उपयोग करने में मुश्किल है, लेकिन साउथ में केरल में ये भस्म आसानी से मिल जाती है, उसको लगाने से भी फायदा होता है। डॉक्टर शैलेश मलाला, इन्होंने हर्स्यूटिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये एक प्रकार का अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है जो कि स्त्रियों के चेहरे में, चेस्ट में या बैक में बाल उगाते हैं, इसी को बोलते हैं हिर्सुटिज्म। इट इज़ ड्यू टू एक्सेस मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस की ज़्यादा उत्पत्ति होने लगती है, हार्मोन है ये, मेल हार्मोन है, तो बाल अनवांटेड बाल जो है फेस में निकल आते हैं। और ये जो एंड्रोजेंस है वो ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, वहाँ से उत्पत्ति इसकी होती है। इसमें आपको पूर्ण संशोधन कराइए रोगी में, वौन विरेचन। इसके बाद नस्यकर्म, नस्यकर्म इसमें ज़्यादा उपयोगी रहेगा। नस्यकर्म निम्ब तैल से या इंद्रिय वर्धक तैल से नस्य आप कराइए, 4-4 बूंद दिन में 2 बार। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम, कुमारी आसो, और साथ में एलोवेरा जूस और आंवला जूस 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन करें तो इससे संभावना है कि थोड़ा से आपको आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा संध्या नवे जी ने पूछा है कोरोना का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो ये सब जानते हैं, बहुत सारे काढ़ों का उपयोग है, लेकिन गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी पत्र और दालचीनी, इनका काढ़ा बड़ा उपयोगी है, लोग बहुत ले रहे हैं, इसका सेवन रोगी में कराएं। इसके अलावा अलग से अश्वगंधा कैप्सूल, तुलसी घनबटी, गिलोय घनबटी, इनका भी नित्य प्रतिदिन पेशेंट में सेवन कराएं। बाकी ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आमल की रसायन, इनका भी पेशेंट को सेवन कराएं। साथ ही जो नेचुरल चीज़ें हैं, अखरोट है, बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, इनका भी सेवन रोगी में कराएं। तली मली चीज़ें, फास्ट फूड आदि, जंक फूड आदि का सेवन न हो, इसका ध्यान रखें। हर्षित उपाध्याय जी ने माइग्रेन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो माइग्रेन में एक नस्य मैं हमेशा बताता हूँ, कुकुम्भादि नस्य। इसमें 5 ग्राम के आसपास केसर ले लीजिए और 5 ग्राम घी में इसको हल्का से फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद 5 ग्राम ही शक्कर मिला के इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए और शीशी में भर कर रख लीजिए। ये 2 पेशेंट के लिए सफिशिएंट है। करीब 2 ग्राम के आसपास निकाल करके थोड़ा से दूध मिलाइए, गोदुग्ध मिले तो अच्छा है, दूध मिला के उसको घोल दीजिए और इसकी 6-6 बूंद की मात्रा नासा में सुखोर करके दोनों टाइम डालें। लगभग 20 दिन तक इसका प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत सारे माइग्रेन के योग हैं, मैं जो देता हूँ उसमें वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, श्रासूल वज्रणी रस 250 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्रा च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ आप इसको देवें। इसके अलावा एक योग और है जिनका प्रयोग आप कर सकते हो, करते भी होंगे आप लोग। गोदंती 500 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 500 मिलीग्राम, श्रासूल वज्रणी रस 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार कलाकंद के साथ लेने का ऐसी
सब लोग लेते हैं कलाकंद के साथ तो लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। प्रातःकाल जलेबी दूध का सेवन भी माइग्रेन में बहुत ही लाभप्रद है। इसके अलावा पथ्यादिक्वाथ 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। चरक की एक सेफेग्रेन टैबलेट है, बहुत ही अच्छा है, इसका भी उपयोग करिए, 2 गोली सुबह शाम को। और सेफेग्रेन ड्रॉप्स भी आता है, 4 बूंद दोनों नासा में डालें प्रतिदिन, लगातार 20-25 दिन ये ट्रीटमेंट लेवें तो निश्चित है पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। विजय सैनी जी ने ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। तो ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पूरा व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं। भविष्य में ब्रोंकियल अस्थमा पर फिर से एक व्याख्यान लेंगे ताकि संपूर्ण ट्रीटमेंट आप प्राप्त कर सकें। संक्षिप्त में, ब्रोंकियल अस्थमा के रोगी को वमन और विरेचन दोनों करावें और वमन विरेचन के बाद फिर औषधियों का सेवन कराएं। इसमें कंटकारी, गिलोय, वासा और लिसोढ़ा, इनका बराबर मात्रा में लेके यौकुट कर लें, काढ़ा बनाएं और काढ़े का सेवन खाली पेट में दिन में 2 बार कराएं और उष्ण जल का हमेशा सेवन कराएं। अगर लवंग, अजवाइन सिद्धित पानी का सेवन करेंगे तो और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो योग, रस योग आप देते हैं, श्वास का चिंतामणि, कफ केतु रस, अभ्रक भस्म, लक्ष्मी विलास रस, इन सब का प्रयोग यथोक्त मात्रा में आप रोगी को करें। लेकिन दिन में 2 बार हम देते हैं सामान्यतः, लेकिन श्वास के रोगियों में मुहुर्मुहु देना चाहिए। 2-2 घंटे के अंतर्गत दवाइयाँ देंगे तो लाभ करेगा। इसके अलावा सोमलता एक लता आती है, इसमें एफिड्रीन होता है। इसका श्रुत शीतफांट के प्रयोग करने से भी वेग में बहुत आराम मिलता है। और ज़्यादा वेग आ रहे हों उस समय प्याज और लहसुन के सुरस का नस्य दिया जाता है, उससे पेशेंट को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी इसका विस्तृत चर्चा कभी अपन करेंगे। अब आइए, डॉक्टर अनिल शुक्ला जी जो मेरे परम मित्र हैं, बॉम्बे में रहते हैं, द्रव्य गुण के विद्वान हैं, उद्भट विद्वान मैं कहूँगा, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मीनाक्षी ठाकुर, नवीन जोशी, राजेश सक्सेना जी, संतोष शर्मा, माधव मिश्रा, ज्ञानेंद्र सहपाठी जी, राकेश कुमार सिंघल जी और हमारे प्रिय मित्र SN पांडे जी, पंचकर्म के विशेषज्ञ, डॉक्टर विनोद बैरागी जी महासचिव हैं जो कि नापार के नेशनल पंचकर्म चिकित्सा एकेडमी, मोनिका जी, विजय वर्मा, संध्या पांडे, दीपाली अगरकर, मीनाक्षी ठाकुर, नीरज कश्यप, सुरत्न वाजपेयी, DK श्रीवास्तव जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पंचकर्म विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका उत्तरांचल में। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि हस्तिदंत मसी का प्रयोग भी इंद्रलुप्त में करना चाहिए। बिल्कुल सही है, उपयोगी है, लेकिन ये प्राप्त नहीं होता, बड़ी मुश्किल ये है। इस वजह से शायद मैंने उसको नहीं बोला था, लेकिन हस्तिदंत भस्म ये तो बहुत पुरानी औषधि है इंद्रलुप्त के लिए, तो इसका भी प्रयोग अपेक्षित है। यदि प्राप्त हो जाए तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अब आइए विचर्चिका और पामा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चरक के अनुसार श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त, कंडुयुक्त तथा अधिक स्राव वाला हो उसे विचर्चिका कहा जाता है। यह आर्द्र विचर्चिका है और शरीर के विभिन्न भाग में त्वचा पर फटने जैसी रेखाएं, रुक्षता हो, कंडु एवं वेदना हो, इसे रूक्ष विचर्चिका कहा जाता है। रक्तम श्यावम सदारि सतारु स्यात् बहुब्रम सकंडो पीड़िका स्यावा बहुस्रावा विचर्चिका। चरक और सुश्रुत ने इसका वर्णन कुष्ठ अध्याय के अंतर्गत किया है। जैसे मैंने पहले बताया, कुष्ठांत वपुस्ति कुष्ठम, त्वचा के सारे जो डिसीजेज हैं वो कुष्ठ के अंतर्गत वर्णन है।
18 कुष्ठ कपालो दुम्र मंडल ऋषि पुनरी सिद्ध काकणिक कुष्ठम चर्माखम केटभम सावपादी कालस्कम, ये सारे के सारे 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन किया। और यह भी कहा है कि ये तो 18 हमने कहे, लेकिन इसके और भी कई अन्य भेद हो सकते हैं। उन्हीं में एक्जिमा अर्थात विचर्चिका और पामा का अंतर्भाव किया गया है। आधुनिक दृष्टि देखें तो एक्जिमा comprises a group of skin disorders exhibiting a common pattern of histological and classical finding. इनके कारणों में एलर्जीज, इरिटेटिंग केमिकल्स, ड्रग्स, सन एक्सपोजर और स्क्रैचिंग ऑफ स्किन, इसके कारण एक्जिमा हो सकता है। लक्षणों में लक्षण इसके मुख्य है प्लूराइटिस, इरिडिमा, ओडिमा, पप्यूल, वेसिकल, स्कैलिंग, क्रशिंग एंड लिचेमिनिफिकेशन। लेकिन मुख्य लक्षण है कंडू, दाह, और जो शुष्क होती है उसमें ज़्यादा कंडू होती है। चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। निश्चित है चूँकि कुष्ठ रोग के अंतर्गत वर्णन है, तो बहुदोषा संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षता प्राणान दोषे हति मात्रा हते वायु हन्याद बलमाशु। प्रॉपर स्नेहन स्वेदन करा करके वमन और विरेचन कराएं। आभ्यंतर स्नेह पान करने के लिए पंचतिक्त घृत का प्रयोग अच्छा है, उससे आभ्यंतर स्नेह पान करें और फिर वमन कराएं। वमन के 15वें दिन विरेचन कराएं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो संशोधन करने के पश्चात उसके बाद वस्ती, काल वस्ती क्रम देवें वस्ती के रूप में। ये संशोधन करने के पश्चात फिर जो है औषधि का सेवन करना चाहिए। अगर दोष ग्रथित हों, विचर्जिका जैसे मैंने बताया, विचर्जिका में रक्त मोक्षण बड़ा श्रेष्ठ काम करता है। वो रक्त मोक्षण जलौका से कराएं। सार्वदैहिक यदि एक्जिमा हो तो आप शिराभेद कराएं, लेकिन जलौका से कराना, जलौका से रक्त मोक्षण कराना सरल भी है और रोगी को लाभ भी प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अनुभूति योग है, दारू हल्दी कल्क 10 ग्राम गोमूत्र के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। 10 ग्राम दारू हल्दी और गोमूत्र में मिला करके सेवन करें। और प्रत्येक जगह सिद्धार्थक स्नान का प्रयोग करें। काढ़े के रूप में, वस्ती के रूप में। अनुवासन वस्ती बनाना है तो इन्हीं द्रव्यों से तैल को सिद्ध कर लें। मुस्त मदनम त्रिफला करंज आरगवध कलिंगवाहा दारवी सप्त पर्णाहा सिद्धार्थकम नाम चयत। ये सिद्धार्थक स्नान है। आप कुष्ठ अध्याय चरक में आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा योग है त्रिकटु, गुड़, तिल तैल। त्रिकटु 5 ग्राम, गुड़ 5 ग्राम, तिल तैल 5 ml, इन सबको मिला लीजिए। और हरड़ 5 ग्राम, छोटी हरड़, इन सबको मिला करके 1 माह तक इसका सेवन करें। इससे बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, त्रिकटु, गुड़, तिल तैल के साथ हरड़ 5 ग्राम का सेवन 1 माह तक करें। लेप लगाने के लिए बड़ी इलायची, कूट, दारू हल्दी, सौंफ, चित्रक, विडंग और रसवत। बड़ी इलायची, कूट, दारू हल्दी, सौंफ, चित्रक, विडंग और रसवत, इनका बारीक चूर्ण करके पानी में लेप तैयार करें और आर्द्र या शुष्क दोनों में इसका विचर्जिका में प्रयोग करें। 7 दिन के लेप करने से कंडू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और लगातार 20 दिन के प्रयोग से विचर्जिका ठीक हो जाती है। तैलों में मरीचारी तैल, अर्क तैल। यदि शुष्क विचर्जिका है तो निश्चित रूप से मरीचारी तैल, अर्क तैल का प्रयोग करना चाहिए। यदि आर्द्र विचर्जिका है तो चाल मोगरा तैल या निम्ब तैल, चाल मोगरा तैल या निम्ब तैल का प्रयोग आर्द्र विचर्जिका में लगाने के लिए करना चाहिए।
एक तेल का निर्माण कर लें, बहुत ही सरल है। मोम, सिंदूर, गूगल, तुत्थ और रसोत, ये समान मात्रा लेकर के सरसप तैल में इसको सिद्ध कर लीजिए। सरसप तैल को सिद्ध कर लीजिए और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, विचर्जिका नाशक। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मोम, सिंदूर, गूगल, तुत्थ एवं रसोत, इनसे सरसप तैल को सिद्ध करके और इसका दिन में 2 या 3 बार दोनों प्रकार की विचर्जिका में, आर्द्र और शुष्क में इसका प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों में अष्टमूर्ति रसायन 250 मिलीग्राम, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अष्टमूर्ति रसायन 250 मिलीग्राम, शुद्ध गंधक 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टि 250 मिलीग्राम। इसका शहद के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार आरोग्यवर्धनी, कैशोर गुग्गुलू, पंचनिम्न बटी, इनका सेवन 2-2 गोली की मात्रा में क्रमशः 7 दिन आरोग्यवर्धनी, 7 दिन कैशोर गुग्गुल, 7 दिन पंचनिम्न बटी, इसका प्रयोग करें। आसोअरिष्ट में खतरारिष्ट, महामंजिष्टादि क्वाथ का प्रयोग भोजन के बाद किया जा सकता है। अब आइए पामा, जिसको हम स्कैबीज कहते हैं। पामा शतारु विस्फोटः दद्दुर्चर्म दलम तथा पित्त श्लेष्मादिकम प्रायः कफ प्रायः विचर्जिका। ये पित्त और श्लेष्म प्रधान व्याधि है। जो कुष्ठ, श्वेत, अरुण या श्याव वर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो और कंडू अधिक हो तथा दाह एवं स्राव भी हो, उसे पामा कहा जाता है। इसको स्कैबीज कह सकते हैं। इट इज ए कंटेंजियस इन्फेस्टेशन ऑफ स्किन विद द ईचिंग। कास्टोफैक्टर है इसके। सार्कोप्स स्कैबी, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण स्कैबीज होती है। कॉमन साइट है इसका, कहाँ उत्पत्ति होती है शरीर में, तो बिटवीन फिंगर्स, ऑन द बटक्स, बिटवीन थाइस, और फिर बाद में पूरे शरीर में स्कैबीज हो सकती है। इन्फेक्शियस डिसीज है ये। इसमें भी आपको संशोधन कराना पड़ेगा। कुष्ठ के जितने भी भेद हैं उन सब में संशोधन बहुत जरूरी है। वमन, विरेचन और वस्ती, और इसके पश्चात फिर रक्त मोक्षण। इसमें अगर सार्वदैहिक है तो आप शिरावेद, एक साथ एक जगह ग्रथित है तो जलौ का उच्चारण आप कर सकते हैं, और फिर इसके बाद लेप आदि का सेवन करें। कुछ लेप मैं आपको बता रहा हूँ। कूट, करंज बीज और चकवड़ बीज, जिसको चक्रमर्द कहते हैं। कूट, करंज बीज और चक्रमर्द बीज, तीनों को मिलाकर बराबर बार मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण कर लें पहले, फिर इसको पीस करके पानी के साथ लेप तैयार करें और ये लेप लगावें सुबह और शाम को। 1 हफ्ता लेप करने के बाद आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ इसमें प्राप्त होगा। इसके अलावा एक काढ़े का प्रयोग आप जरूर करें। उसमें निम्ब छाल, पटोल पत्र, खदिर छाल और अमलतास। निम्ब छाल, पटोल पत्र, खदिर छाल और अमलतास, इनकी बराबर मात्रा में योगकूट कर लें और 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट में इसका सेवन करें। एक बड़ा छोटा से योग है लेकिन बहुत लाभप्रद है। हरिद्रा कल्क 10 ग्राम, 2 चम्मच कभी हल्दी ले लीजिए और गोमूत्र 30 ml, इनसे मिला करके आप प्रातःकाल खाली पेट में इसका सेवन करें। प्रतिदिन लगातार 20 से 21 दिन इसका सेवन करें। उसके अलावा एक और लेप बता रहा हूँ जो कि घर में अब बनाया जा सकता है। इसमें मोम, सौंफ, वचा, पीली सरसप, हरिद्रा समभाग ले लें, बारीक चूर्ण कर लें और जल में पीस करके लेप तैयार करें। मोम,
सौंफ, वचा, पीली सरसप और हरिद्रा सम भाग ले करके पानी में लेप तैयार करके इसका जहाँ पर इसके बीज हो वहाँ लेप कर लें। स्थानीय लेपन के लिए है। इसके अलावा तैल जो उपलब्ध हैं बाजार में, करंज तैल, अर्क तैल और चाल मोगरा तैल। करंज तैल, नींब तैल, अर्क तैल और चाल मोगरा तैल, इनका प्रयोग आप इसके डिजीज में या पामा में आप कर सकते हैं। रसौषधियों में गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रस माणिक 60 मिलीग्राम और शुद्ध टंकण 250 मिलीग्राम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रस माणिक 60 मिलीग्राम, शुद्ध टंकण 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। इसी दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा पंचनिम्बादी बटी आरोग्यवर्धनी, ये दोनों बटियां 7-7 दिन के अंतर से या 7-7 दोनों दे सकते हैं। पंचनिम्ब बटी 2 और आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार। आसो अरिष्ट में सारीवाद्यासो, महामंजिष्ठाधिक्वाथ, इनका सेवन भोजन के बाद आप कर सकते हैं। 2 चम्मच सारीवाद्यासो, 2 चम्मच महामंजिष्ठाधिक्वाथ, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पटोलाधिक्वाथ भी बहुत ही उपयोगी है और बहुत सारी औषधियाँ बाजार में उपलब्ध हैं, उनका भी आप प्रयोग करें। जैसे टैबलेट टेक्जिमा चरक की है, 2 गोली सुबह शाम को। टेक्जिमा ऑइंटमेंट भी आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। हरिद्राखंड 5 ग्राम दिन में 2 बार। तो ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जो आप प्रयोग करते हैं वो करें जरूर, लेकिन पहले संशोधन कराएं। यदि अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त करना है तो वमन, विरेचन, वस्ती आदि का प्रयोग करें। इसीलिए मैं पंचकर्म पे ज़्यादा आप पर बार बार बोलता भी हूँ और उसके बारे में पूरी तरीके से जो व्याख्यान है वो भी हो रहे हैं। जैसे आज नस्य कर्म पर व्याख्यान है 7 बजे से, एक वेबिनार है, उसमें आप सम्मिलित होइए और नस्य कर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो क्लासिकल लिटरेचर है, वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और कुछ इम्पॉर्टेंट रोग और इम्पॉर्टेंट योग नस्य के वो भी आपको उसमें सुनने को मिलेंगे। और साथ साथ में जो आपके प्रश्न हो नशे से संबंधित और जो पीछे स्नेहन, स्वेदन, वमन आदि के बारे में चर्चा हो चुकी है, उनसे संबंधित भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब 7 बजे जूम पर उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद।